Hello friends, welcome once again to the AFOSOP YouTube channel. Now, मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने बताया था कि जब आप SSB जाते हो तो SSB इज़ ए पर्सनालिटी बेस्ड सिलेक्शन एंड उस पर्सनालिटी को टेस्ट करने के लिए ये तीन टूल लगाते हैं, मानसा, वाचा, कर्मणा। और मैंने उस वीडियो में ये भी बताया कि आप जितना अपना परफॉर्मेंस में ये डेल्टा या गैप लेके जाओगे उतना आपका रिकमेंडेशन की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, है ना। एनीवे आपको पता है कि एसएसबी का जो सिलेक्शन रेट है वो सिंपली 3.6 है। सो यू नीड टू बी केयरफुल एंड यू शुड नो कि आपका किस किस एरिया में डेल्टा आ रहा है, और एसएसबी के प्रिपरेशन के प्रोसेस में आपने उस डेल्टा को शुरू से ही काम करते हुए उसको जितना कम करोगे उतना आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इंक्रीज होगा, है ना। परफॉर्मेंस विल ओनली इम्प्रूव व्हेन यू प्रिपेयर, एंड अगर आप प्रिपेयर नहीं करोगे तो आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे, और परफॉर्म नहीं कर पाओगे तो आपका आउटकम भी फेवरेबल नहीं होगा। और मैंने उसी वीडियो में दिखाया था देयर आर सर्टेन एरियाज जहाँ पे आपको इस गैप को ठीक करना होगा, एंड दोज आर द नॉलेज अबाउट सेल्फ, स्वयं के बारे में समझना, जानना, आपका स्वॉट एनालिसिस करना। इनफैक्ट मैं करूँगा, अगर मेरे को इस वीडियो में कमेंट मिलता है तो आप मुझे बताना कि वुड यू लाइक मी टू कवर सर्टेन पोर्शन ऑफ स्वॉट एनालिसिस, है ना। स्वॉट एनालिसिस का मतलब है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। सो अगर आपका फीडबैक आता है तो आई विल सी इसको कितना मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। इट इज़ पार्ट ऑफ द सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप का जो प्रोग्राम मैं करता हूँ। सेकंड इज़ नॉलेज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हो उसकी एक सही समझ के बिना अगर आप जाओगे तो फिर ऐसी कैसे पता चलेगा कि आप एक्चुअली मोटिवेटेड हो, अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उस ऑर्गेनाइजेशन का नेचर ऑफ रोल, उसका रिक्वायरमेंट, उसका लीडरशिप का रिक्वायरमेंट क्या है, जब तक ये उनकी कोर क्वालिटी क्या है, जब तक ये पता नहीं चलेगा तो हाउ विल यू give your interview, and how will they know that you really have a passion to join the army, आर्म फोर्सेस। नहीं तो ऐसे ही लगेगा आप नौकरी ढूंढ रहे हो, है ना। नेक्स्ट इज नॉलेज अबाउट the current affairs, GK, geopolitics, defense related knowledge, and international organization, national issues, international issues. So many things are happening around. Israel हमास का वॉर एस्केलेट होता जा रहा है, यूक्रेन में so many things, UN सिक्योरिटी काउंसिल जनरल, क्वाड का मीटिंग हो रहा है, lot of things are happening, and if you don't update yourself you're actually going unprepared, है ना। next is knowledge about the service selection board का process, that is the 3 testing tools, psychological test, GTO and personal interview, right? then knowledge about the gap in your performance, कि आपका इन सब चीज़ों में वो डेल्टा कितना, जो ऊपर ये जो डेल्टा दिया है इन सारे चीज़ों में आपका डेल्टा कितना है। unless you know at the stage of initial stage of preparation how will you fill it, जब आपको पता ही नहीं बीमारी क्या है तो उसको कैसे ठीक करोगे। एंड द लास्ट वन इज एक्शन प्लान टू फिल द गैप, उस डेल्टा को एक सही तरीके से कैसे भर सकते हैं, ना कि टिप्स एंड ट्रिक्स से। टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत आसान लगता है बट एक्चुअली उसमें हम अपने वीकनेस को ठीक नहीं कर रहे, उसे छुपा रहे हैं। सो हमें उसको छुपाना नहीं है, हमें उसको दुरुस्त करना है, जबकि ये पॉसिबल है, एंड सिंस इट इज़ पॉसिबल लेट्स डू इट, है ना। सो उसी उद्देश्य को आगे ले जाके एंड मेरे को एक्चुअली मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब साहस में आते हमारा बहुत सारा टाइम कैंडिडेट्स में इसलिए एंगेज हो जाता है कि बहुत सारी चीज़ें उसको कैंडिडेट को अपने बारे में नहीं पता, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बारे में नहीं पता, जियो पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स को अनप्रिपेयर्ड होकर आता है। तो जो हमारा 2 वीक्स का टाइम है उसमें बहुत एक मेजर पोर्शन इन चीज़ों को ब्रिज करने में ही टाइम लग जाता है। वेरएज़ मुझे ये लगता है कि अगर आप इन चीज़ों को अपने पहले से करके आओ देन इट बिकम्स ईजी कि आपको सिलेक्शन प्रोसेस में नॉलेज अबाउट सेल्फ थोड़ा गाइडेंस चाहिए, बिकॉज SML बेस्ड है, बट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जियो पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स, आजकल इतने अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, सिविल सर्विस वाले, मेजर यशमोर सर भी बनाते हैं, है ना। ही मेक्स कमेंडेबल क्या बोलते वीडियोज ऑन दीज करंट अफेयर्स टॉपिक। तो ये जब इनको किए भी ना आते हो तो आपका एक मेजर पोर्शन इनमें एफर्ट लगाने में चला जाता। आप आए हो SSB के ट्रेनिंग के लिए, बट आपका मेजर पोर्शन अगर आपको दिन रात इसी को आपको सडनली आपको पता चलता है कि आपका कंटेंट बहुत वीक है, और जब वहाँ पे पूछते हैं देन आपको लगता है यार ये तो बहुत गड़बड़ हो गया है, एंड देन अननेसेसरली आप रिपीटर बन के बार बार जाते हो बट आप अपने ऊपर काम नहीं करते हो। सो दिस नीड्स टू बी करेक्टेड। सो उस एम से मैं
यहाँ पे एक कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में नॉलेज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, इसको मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पे कवर कर लूँ। ये ऑल कैंडिडेट्स हुआ कमिंग टू AFOSOP, जो कि अभी अगला बैच है, उसका डिटेल्स में बताऊँगा। प्लीज़ मेक श्योर ये जो मैं दिखा रहा हूँ इसको पहले से आप नोट्स वोट्स बना के बिल्ड करके आओ, सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर यू। अदरवाइज वो साइकोलॉजिकल टेस्ट, GTO, SML के क्लासेस सब मिला के इट बिकम सो हैवी कि आपको ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिल पाएगा, है ना। इवन दो इट इज़ अ रेजिडेंशियल प्रोग्राम, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है, जो करना है हम करेंगे, है ना। सो नाउ साहस के बारे में बात किया तो मैं ये बता दूं कि अगला जो ऑफलाइन बैच है 2 वीक्स का फुल्ली रेजिडेंशियल ऑफलाइन बैच, जो नागपुर में साहस कैंप, है ना, दिस इज द बिल्डिंग, यहाँ पे होता है। उसका डेट कुछ इस प्रकार है। बैच का ड्यूरेशन 7 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक है एंड 6 अक्टूबर को रिपोर्टिंग है, और आप 19/20 अक्टूबर को आप घर वापस जाने का प्लान कर सकते हो। 19 को आफ्टरनून से या 20 को अर्ली मॉर्निंग, है ना। यू कैन प्लान it accordingly. This will be a fully residential batch and there are hostels for boys and girls separate, so you're most welcome. Vegetarian food, good quality vegetarian food will be served and 500% clarity is assured. ये 500% का एक demonstration इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा जब मैं आगे आपको बताऊंगा। So those who are interested, this is the address, साहस the camp, वडगांव रामा कॉलोनी नागपुर में है। आप गूगल लिंक में साहस द कैंप नागपुर टाइप करोगे तो आपको आपको जो गूगल मैप में आपको लोकेशन दिख जाएगा, है ना। एंड दिस इज द नंबर ऑन विच यू टू सेंड मी अ व्हाट्सएप मैसेज इन केस यू विश टू जॉइन द क्लासेस, 9090099035, है ना। एंड आई विल रिवर्ट बैक टू यू। एंड जो लोग फर्स्ट 25 कैंडिडेट्स को देयर इज अ फ्लैट डिस्काउंट ऑफ ₹2,500. This is only for first 25 candidates, so hurry up. Already इसमें काफ़ी सारे निकल गए हैं, there are still left, so उसको अवेल करना चाहते हो तो आप hurry up so that you get that discount and kindly share it with the friends अगर आपको कुछ वैल्यू लगता है इन वीडियोस से और AFOSOP के अप्रोच टू ट्रेनिंग से। सो डू रजिस्टर फॉर दिस। एंड इसके अलावा AFOSOP के फ्री क्लासेस जो ग्राफिक के ऊपर भी प्लान किए हुए हैं, दोस्त ऑफ यू विश टू अटेंड, इसका जो डिटेल्स है वो मैं AFOSOP के टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। आप वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे लेफ्टिनेंट कर्नल गणेश बाबू टाइप करना या इस नंबर से सर्च करना एंड रजिस्टर योरसेल्फ, यू विल फाइंड दोज डिटेल्स देयर, है ना। इसके अलावा एक there is a list of videos that I have suggested to watch, वो भी इसमें अवेलेबल किया हुआ है, so kindly do that. So आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे, जिस डेल्टा के बारे में बात करेंगे वो है नॉलेज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब आर्मी, नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स के बारे में बात करेंगे, which all candidates who is going for the SSB, you have to understand it because there is a complete CIQ जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आपके डिफेंस रिलेटेड नॉलेज, करंट अफेयर्स, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, so you cannot go unprepared. So ये वीडियो I'll make it quite in depth and मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पेन एंड पेपर ले लो, बिकॉज ये सिर्फ सुनने का काम वाला नहीं है। इसको पेन एंड पेपर से आप अपना नोट्स बनाओ, सो दैट बाय द टाइम यू कम टू AFOSOP यू कम विथ फुली प्रिपेयर्ड नोट्स, है ना। तो इसको मैं काफ़ी डिटेल में कवर करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, बट आई एम श्योर एज लॉन्ग एज इट इज गिविंग वैल्यू टू यू, यू विल बी interested in watching this. So let's begin. So know your Indian Armed Forces. This is the logo of Indian Army. This is the logo for Indian Navy. This is the logo for Indian Air Force. Before I start, I want you to text me, comment box में लिख के बताओ कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का मोटो क्या है। इसके बाद इसको मैं इस वीडियो में नहीं करूँगा, आगे करूँगा, बट दिस इज अ क्वेश्चन आई वांट टू नो कि व्हाट इज़ द मोटो ऑफ आर्मी, व्हाट इज़ द मोटो ऑफ नेवी, व्हाट इज़ द मोटो ऑफ इंडियन एयरफोर्स, है ना। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हो एंड डू राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, है ना। अपना नाम और आप कौन से एंट्री के लिए जा रहे हैं वो लिखो एंड लेट मी नो व्हाट इज़ द मोटो ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। नो योर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। सो ये जो टॉपिक जो स्पेसिफिकली ले रहा हूँ, इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको इंटरव्यू में होगा, क्योंकि पर्सनल इंटरव्यू में आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा जाता है। ये GTO या साइक
में इसका आने का चांस नहीं है। हाँ, GTO में कोई हो सकता है GD में या लेक्चरेट में कोई टॉपिक आ जाए, बट अदरवाइज GTO विल नॉट डायरेक्टली आस्क यू अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। सो इस क्लास का आज के जो वीडियो का सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होने वाला है वो है पर्सनल इंटरव्यू में, बिकॉज वन ऑफ द CIQs is on the GK and current affairs, defense related knowledge, geopolitics and all those things, including major operation, major post independence war, history of army, navy, air force, whole lot of things, Paramveer Chakra, primary and secondary role of the army, rank structure, organized structure, so many things. So इसका direct आपको फायदा होगा पर्सनल इंटरव्यू में। आपका इंटरव्यू will be taken by either a major general, brigadier और ए कर्नल और इक्वलेंट फ्रॉम दी नेवी एंड एयरफोर्स में विंग कमांडर भी लेते हैं। सो दे आर एडिक्वेटली सीनियर, आप इनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। सो किसी को अगर CIQ चाहिए एंड PIQ तो यू कैन अगेन व्हाट्सअप मी, माई नंबर इज़ गिवन राइट बिलो मी, मेरे नीचे लिखा होगा वो 90 वाला नंबर, उसमें इफ़ यू कैन सेंड मी अ व्हाट्सअप मैसेज विद योर नेम and which entry are you going and when is your SSB interview, give those details and I'll share those things including the must know stuff. It is anyway shared in the telegram channel, है ना, तो उससे आप इनको CIQ को देख सकते हो, you can see how to prepare, right? So ये जो कल जो रिसेंट वीडियोस में मैंने बताया था NDA, CDS और ACC 131 का रिजल्ट आया हुआ है। इसके अलावा देयर आर सो मेनी कैंडिडेट्स वो गोइंग फॉर द SSB इंटरव्यू, है ना। उनको एक क्वेश्चन है, सर इसको कहाँ से शुरू करना है, तो मैं बोलूँगा शुरू करने के लिए पहले तो सेल्फ को समझो, यानी अपने SWOT एनालिसिस से SWOT एनालिसिस शुरू करो। सेकंड, नॉलेज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन से शुरू करो, बिकॉज इट्स एंड करंट अफेयर्स GK, बिकॉज ये आप करना आसान है। तो आपको जो NDA, CDS एंड ACC 131 वाले हैं जिनका रिजल्ट अभी रिसेंटली आया हुआ है, इनफैक्ट NDA एंड CDS को तो अभी इसी महीने 20 को आया और ये लास्ट महीने 25 को आया। इट विल बी ट्रेमेंडसली ऑफ बेनिफिट टू यू, काइंडली शेयर इट विद द फ्रेंड्स इफ यू फाइंड इट यूजफुल। सो पहला क्वेश्चन है ना, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का सुप्रीम कमांडर कौन है? अगर आपको पता है तो लिखो, वैसे मैं बता भी देता हूँ। द सुप्रीम कमांडर ऑफ the Indian Armed Forces is the President of India, Srimati Draupadi Murmu. She is the Supreme Commander of the Indian Armed Forces. ये आप लोगों को सबको पता होगा। So President है ना। Now अगर मैं पूछूं कि what is the role of the Supreme Commander of the Indian Armed Forces, मतलब President का as Supreme Commander, what is the role? It is more of a ceremonial role. So फिर भी मैं बता देता हूँ, the President is the head of the state and has ceremonial powers, है ना, याद रखना। She has no operational powers, ceremonial powers as the Supreme Commander of the Indian Armed Forces. The President role is mostly ceremonial, with the Chief of the Army Staff, Naval Staff and Air Staff and other officials handling day-to-day operations. So day-to-day का काम कौन करते हैं? Service Chiefs और बाकी लोग, but she is the ceremonial head of the state as well as Supreme Commander of the Indian Armed Forces, है ना। इसके अलावा the President has the power to declare war or conclude peace and to make important treaties and contracts in the President's name. तो President के नाम पे वो war declare कर सकती है, peace declare कर सकती है, important treaties, but definitely it is in consultation with the elected गवर्नमेंट के कंसल्टेशन में इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकती है। द प्रेसिडेंट ऑल्सो अपॉइंट्स द सर्विस चीफ्स ऑफ ऑल 3 ब्रांचेस, दैट इज आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का जो भी सर्विस चीफ अपॉइंट होता है उस अपॉइंटमेंट लेटर में कौन साइन करता है? क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस। इनफैक्ट आप भी जब एकेडमी से पास आउट होंगे, फाइनल पास आउट, लेफ्टिनेंट बनोगे या इक्विवेलेंट बनोगे, तो आपको भी प्रेसिडेंट्स कमीशन करके उसको दिया जाता है और उसमें जो उस टाइम का प्रेसिडेंट है ही और शी साइंस इट। आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज या व्हाट्सएप में या यूट्यूब कमेंट बॉक्स में कमेंट करना एंड आई विल शो यू किस तरह का वो होता है एंड व्हाट इज़ द लैंग्वेज। सो इट इज़ द योर कमीशन इज़ given by the President of India, including junior commission officers, JCOs का, right? So she, मतलब Supreme Commander of the Armed Forces or the President of India is also responsible for maintaining relationship with other government officials, है ना, ceremonial, ठीक है ना। The Prime Minister is the head of the government of India का जो Prime Minister है, he is the head of the government and has
some say in the defense policy. Some क्या है, he has a say in the defense policy decision, but he does not directly manage the defense forces because एक ministry of defense है जिसमें defense minister होता है. So prime minister के under में defense minister होता है. He is the one who directly deals with the department, but prime minister has an important say in this, but he is not directly handling it unless he himself is the prime minister as well as the defense minister, right? नेक्स्ट इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. चलो एक और सवाल आपसे पूछता हूँ, हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? मैंने फोटो लगाया हुआ है, मैं आपसे चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुझे बताना, राइट? सो ही इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. मैंने नाम नहीं लिखा, आई वॉन्ट यू टू ट्रिगर योर थिंकिंग एंड राइट कौन है. सो द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द जुडिशरी, है ना, जुडिशियल सिस्टम का बॉस है वो, बट ही डज नॉट हैव ए डायरेक्ट रोल इन द डिफेंस फोर्सेस. आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का डायरेक्ट रोल नहीं है. जब वो, है ना, आर्मी हैज़ इज ओन आर्मी एक्ट, नेवल एक्ट एंड एयरफोर्स एक्ट, एंड कभी कोर्ट मार्शल हो गया और केस सिविल में जाता है, दैट्स द टाइम द जुडिशियल सिस्टम टेक्स ओवर, अदरवाइज आर्मी हैज इज ओन लीगल सिस्टम, राइट? तो दोबारा, हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? दिस कैन बी अ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? मुझे बताओ, हु इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो मैंने बताया गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो हेड है, और उसके बाद उनके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में डिफेंस मिनिस्टर. तो अगला सवाल, हु इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? फोटो में दिखा रहा हूँ, आप मुझे उनका नाम लिख के बताना. आई एम श्योर आप लोगों को सबको इनका नाम पता होगा. सो मैं भी बताता हूँ, श्री राजनाथ सिंह, ही इज द डिफेंस मिनिस्टर. तो ये गवर्नमेंट के गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हेड है एज ए मिनिस्टर, राइट? नाउ इनका रोल क्या है? डिफेंस मिनिस्टर का रोल क्या है? सो डिफेंस मिनिस्टर का रोल है टू एंश्योर द डिफेंस ऑफ द नेशन while coordinating with the three forces, the army, the navy and the Indian Air Force. इनके साथ coordinate करते हुए इनका काम है overall defense of the nation को ensure करना, है ना? So that's the job of the defense minister. हम इसमें ज़्यादा नहीं घुसेंगे, बट इतना याद रखना कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये बॉस है, पॉलिटिकल बॉस है. एंड सेकेंड इनका काम है टू एडमिनिस्टर डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट्स एंड डिफेंस रिसर्च एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, DRDO, DIPR, ऑल दोज जितने भी जो डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्शन यूनिट्स है वो सबको एडमिनिस्टर करना भी डिफेंस मिनिस्टर का काम है. इनको इस काम को करने के लिए दो लोग मदद करते हैं. वन इज डिफेंस सेक्रेटरी who is a IAS ऑफिसर, एंड सेकेंड इज अभी एक नया अपॉइंटमेंट है चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, आपको पता होगा. सो डिफेंस मिनिस्टर इज असिस्टेड बाय दीज टू पीपल, डिफेंस सेक्रेटरी एंड चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ. तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, हु इज द करंट डिफेंस सेक्रेटरी एंड हु इज द चीफ ऑफ द CDS, हु इज द करंट CDS, है ना? ये दो सवाल का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देना. मुझे ये कमेंट से ये पता चलेगा कि आप लोग अलर्ट हो और आप लोगों को ये सब चीज़ें पता है ना? तो हु इज़ द डिफेंस सेक्रेटरी एंड हु इज़ द चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ? सो डिफेंस सेक्रेटरी ये एक IAS ऑफिसर होता है, एंड ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ब्यूरोक्रेट होता है, बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट होता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का सीनियर ब्यूरोक्रेट होता है, ब्यूरोक्रेट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है. इनके ऊपर मिनिस्टर, है ना? मिनिस्टर हमने ऑलरेडी देख लिया है. सो ही इज़ द करंट डिफेंस सेक्रेटरी. तो मैं जानना चाहता हूँ, क्या आप इनका नाम जानते हो? तो नाम जानते हो तो लिखो डिफेंस सेक्रेटरी और उनका नाम लिखो, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग अपडेट किए हो. नहीं हो तो मैं बता देता हूँ, इनका नाम है श्री गिरिधर अरमाने. ओके, ही इज़ द डिफेंस सेक्रेटरी, और ये आंध्रा कार्डर के IAS के 1988 बैच के सीनियर IAS ऑफिसर है. ही इज़ द डिफेंस सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के. एंड इनका काम क्या है? द डिफेंस सेक्रेटरी इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. पॉलिटिकल हेड कौन है? डिफेंस मिनिस्टर. उनके नीचे ये ब्यूरोक्रेट है जो कि परमानेंट है. मंत्री साहब तो 5-5 साल में बदल भी सकते हैं अगर डिफेंस मिनिस्टर, अगर पॉलिटिकल पार्टी हार गया तो. बट डिफेंस सेक्रेटरी ये IAS ऑफिसर है, तो ये परमानेंट है, एंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, और वो पॉलिटिकल हेड है. कौन? Defense Minister, right? So Defense Secretary is the administrative head of the MOD. Now this post, Defense Secretary का post is held by a senior IAS officer of the rank of Secretary.
इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना. फॉर एग्जांपल जैसे अपना अभी हम सब एक आदमी को जानते हैं, डॉक्टर एस जयशंकर. Who was he? He was the erstwhile secretary Ministry of External Affairs. अभी तो वो उसी का पॉलिटिकल हेड भी बन गए आफ्टर मोदी गवर्नमेंट ने उनको विदेश मंत्री बनाया हुआ है. सो डिफेंस सेक्रेटरी कौन है? इट इज अ सीनियर IAS ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट. नाउ ये जो गिरधर जी हैं, ये अक्टूबर 30 तारीख को, 30 या 31 को जो भी है, 31 अक्टूबर को ही इज़ रिटायरिंग, उनका एक्सटेंशन में है. और उसके बाद नया जो डिफेंस सेक्रेटरी वो भी अपॉइंट हो गए, उनका नाम है श्री राजेश कुमार सिंह. ये 1 नवंबर 2024 से टेक ओवर करेंगे. सो ही विल रिटायर, इनका भी एक्सटेंशन में है. और उसके बाद गवर्नमेंट ने ऑलरेडी नेक्स्ट को अपॉइंट कर दिया. सो ही इज़ द डिफेंस सेक्रेटरी. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द रोल ऑफ द डिफेंस सेक्रेटरी. हमने प्रेसिडेंट का देख लिया, डिफेंस मिनिस्टर का देख लिया. लेट्स सी डिफेंस सेक्रेटरी का काम क्या होता है. टू एक्ट एज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द HOD. सो ही इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड. ऑपरेशनल डायरेक्शन नहीं दे सकते, बट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द HOD अपना MOD है. The responsibility in this regard is complete and undivided. So he is completely responsible for the administration of the MOD, है ना. उसमें के अंदर हम देखेंगे क्या क्या है. To act as the chief advisor to the defense minister on all aspect of policy and administrative affairs. देखना इसमें operation नहीं है. So he is a chief advisor to the defense minister on all aspects of policy, defense related policy and administrative affairs. For example, Agniveer. So this is a policy, Agniveer आएगा, है ना. पेंशन या कोई स्कीम है तो वो सब क्या आएगा वो. सो ऑपरेशनल नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिसी, राइट. नोट करना. नेक्स्ट, टू रिप्रेजेंट द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बिफोर द पब्लिक अकाउंट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. सो पब्लिक अकाउंट मतलब जो डिफेंस का बजट एलोकेशन होता है, उस बजट एलोकेशन के कनेक्शन में जो अकाउंट कमेटी के बारे में जो हिसाब किताब दिखाना है, वो तीनों सर्विस चीफ तो अपना अपना सर्विस का करेगा, बट वो कंपाइल करके इनको भेजेगा. एंड ही इज द वन हु हैज टू रिप्रेजेंट द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बिफोर द पब्लिक अकाउंट कमिटी, है ना, डिफेंस बजट. Next is the defense secretary is responsible for coordinating the activities of other departments under Ministry of Defense, like Department of Defense Production. Defense Production क्या करेगा? जो मैन्युफैक्चरिंग करना है, आजकल मेक इन इंडिया चल रहा है. Department of Military Affairs, so all military related policies, welfare, ex-servicemen. Department of ex-servicemen welfare, ये कौन है? जो रिटायर्ड लोग हैं, जैसे मेरे जैसे जो लोग रिटायर्ड है, विडोज है, उनका वेलफेयर, ये सब भी इन्हीं के अंडर में, मतलब इज द बॉस. एंड डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द MOD. सो DRDO का भी ये बॉस है, इन द सेंस के DRDO इट्स ए DRDO ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टर DIPR, डायरेक्टर सो एंड सो, बट उसके बॉस कौन है? ब्यूरोक्रेटिक बॉस कौन है? एडमिनिस्ट्रेटिव बॉस. ही इज द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉस, राइट. He is a very powerful man, you can understand that. Next is to act as the first amongst equals among the secretaries in the Ministry of Defense. So Ministry of Defense में अलग अलग सेक्रेटरी है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, डिफेंस रिलेटेड, फॉरेन, ये वो. तो amongst secretaries he is also one amongst the equals. So सेक्रेटरी लेवल पे है ना, सेक्रेटरी इन वेरियस डिपार्टमेंट जो होते हैं, तो मिनिस्ट्री में तो ही इज इक्वल टू एक्ट एज द फर्स्ट अमंग इक्वल्स अमंग द सेक्रेटरीज इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, राइट. तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ही इज द सेक्रेटरी, उसी तरह से बाकी भी सेक्रेटरी होंगे. सो वन अमंग्स द इक्वल, सो दे आर ऑल इक्वल क्या. Next, as a secretary to the government of India, the defense secretary ranks 23rd in the Indian order of precedence. मतलब जो रैंक प्रोटोकॉल होता है, सीनियरिटी का प्रोटोकॉल, तो ये बंदा कितने में आता है? 23 में आता है, अलॉन्ग विथ अदर सेक्रेटरीज. तो बाकी सेक्रेटरी भी इसी लेवल पे आता है, टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड लेफ्टिनेंट जनरल इन द ग्रेड ऑफ आर्मी कमांडर. और जो आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के जो कमांड्स है ना, आर्मी के 6 कमांड प्लस 1 ट्रेनिंग कमांड, एयरफोर्स के 7 कमांड इंक्लूडिंग मेंटेनेंस कमांड, एंड नेवी के 3 कमांड. तो इन कमांड को जो कमांड करने वाले, जैसे आर्मी के कमांड करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के होते हैं, उन्हें आर्मी कमांडर बोलते हैं. तो उनका भी जो प्रोटोकॉल है वो भी सेम लेवल का है कहने को, बट देन दिस मैन इज मोर पावरफुल बिकॉज सारा रिपोर्टिंग इनके थ्रू होता है एंड ऑल दैट, बट दैट्स ओके.
सो फॉर द अंडरस्टैंडिंग, सो द डिफेंस सेक्रेटरी 23rd रैंकिंग का है, इक्वलेंट टू आर्मी कमांडर। तो चीफ कहने को इनसे ऊपर दिख रहा है ऐसे देखने में, बट देन चीफ को भी कहीं ना कहीं ये लोग बहुत फाइल अटकाते हैं बिकॉज ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक पावर्स दे हैव। एंड ये एक डिफरेंस भी है इंडियन आर्मी का और पाकिस्तान आर्मी का। पाकिस्तान आर्मी में द आर्मी इज ऑन द टॉप एंड ब्यूरोक्रेसी इज बिलो, बट इंडिया में ब्यूरोक्रेसी इज ऑन द टॉप एंड आर्मी के सर्विस चीफ्स आर operating below them, that structure. That's why the Pakistan Army, ISI, they are so powerful because the bureaucracy is under them. यहाँ पे it is not so. We will see आगे. Next, हमने देखा कि डिफेंस सेक्रेटरी के अलावा डिफेंस मिनिस्टर को एक और आदमी मदद करता है, वो है CDS ना। आपको पता है CDS पहले नहीं था, ये रिसेंट है। तो मुझे बताना CDS कब से शुरू हुआ है ना, कौन से साल से शुरू हुआ और इसके पीछे का क्या कारण था। एक मैं चलो आपको हिंट भी देता हूँ, कारगिल रिव्यू कमेटी, इसके रिकमेंडेशन के आधार पर। तो ये बहुत पुराना डिमांड था, बट आफ्टर कारगिल ऑपरेशन दिस वाज पुश्ड बाय मोदी गवर्नमेंट एंड ये फिर आया। किस साल में आया आप मुझे बताना, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ है ना। तो मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ। एंड नाउ दिस इज द रैंक जो वो कंधे पे पहनते हैं ना। तो मुझे बताना लेफ्टिनेंट जनरल नहीं, जनरल क्या पहनता है, जनरल आर्मी का जनरल साहब क्या पहनते हैं, एंड हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम दैट जनरल साहब का रैंक। एंड दिस इज द इंसिग्निया जो यहाँ पे लगाया हुआ। तो मुझे बताना कि आर्मी का जो जनरल है उनके शोल्डर पे क्या पहनते हैं वो, है ना। आपको पता है एक अशोक स्तंभ है, एक स्टार है और एक ये है। ये क्या है मुझे बताना। सो दिस इज द शोल्डर टैप व्हाट दे वियर। नाउ थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जो मैंने आपसे पूछा था, ये दिसंबर 2019 से स्टार्ट हुआ था। द पोस्ट ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अलॉन्ग विथ एक और डिपार्टमेंट बनाया, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, है ना। इसको नोट करना, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ 1 एंड सेकेंडली डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स वॉज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन दिसंबर 2019। सो कब से है, 2019 दिसंबर से। विल सी इसका बैकग्राउंड क्या है। नाउ इसका बैकग्राउंड ये है कि इसका जो फॉर्मेशन हुआ था बहुत पहले से बात चल रहा था, बट इसका जो स्पीड पकड़ा और मोदी गवर्नमेंट ने जो पुश किया था वो था कारगिल रिव्यू कमेटी के रिपोर्ट के बाद। हाँ, तो ये कारगिल रिव्यू कमेटी आपको पता होना चाहिए। इनफैक्ट कभी कभी पूछ भी लेते हैं कि व्हाट इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ CDS, इनका रोल क्या है एंड विच अदर कंट्रीज हैव, और इंडिया में ये क्यों अभी 2019 में आया, इससे पहले क्यों नहीं आया। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम भी है, वो सब है। तो इसके बारे में सवाल भी आता है पर्सनल इंटरव्यू में, तो मैं थोड़ा सा नटशल में बताता हूँ, आप इसको डिटेल में कर सकते हो। कारगिल रिव्यू कमेटी वॉज एस्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन जुलाई 29, 1999 को बना था। 3 days, देखो 3 days आफ्टर द एंड ऑफ कारगिल वॉर। सो कारगिल वॉर 26 जुलाई को ख़त्म हुआ और 29 जुलाई को कारगिल रिव्यू कमेटी टू फाइंड आउट कि क्या हुआ, गड़बड़ है ना। सो द कमिटीज पर्पस वाज टू रिव्यू द इवेंट्स लीडिंग अप टू द पाकिस्तानी एग्रेशन इन द कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, एंड टू recommend measures to protect national security from further armed intrusion. So this was the purpose for which Kargil Review Committee was formed just 3 days after the end of the Kargil war, right? That's a background. Now Kargil Review Committee के जिनको जो कमेटी के चेयरमैन थे वो थे के सुब्रमण्यम। ही वॉज अगेन ए रिटायर्ड IAS ऑफिसर। तो इनका anyway वो आपको इतना ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, बट ही वॉज द person who was the chairman of the Kargil Review Committee. He was a retired IAS officer. And इनके बाकी जो members थे, just for the sake of understanding, वो लोग के सुब्रमण्यम, he is the same person जिनका मैंने अभी फोटो दिखाया, retired IAS officer, and he was then the head of the National Security Council Advisory Board, right? इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल के हजारी, फॉर्मर वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, है ना। तो चीफ के एक रैंक नीचे, मतलब एक अपॉइंटमेंट नीचे, ही वॉज द मिलिट्री रिप्रेजेंटेटिव। देन BG वर्गीस, है ना, मेंबर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एडवाइजरी बोर्ड, सेम बोर्ड जो ये है उसका मेंबर थे। तो ही वॉज द चेयरमैन दैट टाइम में। नेक्स्ट सतीश चंद्रा, ही वॉज अ सेक्रेटरी टू द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरिएट एंड मेंबर सेक्रेटरी ऑफ KRC। तो आपको इतना ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, बट इतना पता है कि कारगिल रिव्यू कमेटी में ही वॉज द पर्सन who was the chairman, and एक फौजी रैप थे
बाकी सिविलियन थे। उस टाइम में मिस्टर ब्रजेश मिश्रा, ही वॉज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, है ना, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, जिनके देख रेख में कारगिल रिव्यू कमेटी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। तो एक सवाल मैं और पूछना चाहता हूँ, ब्रजेश मिश्रा उस टाइम के, हु इज़ द करंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, इनका नाम मुझे इसमें लिख के बताना। एंड इनका ये भी एक आईएएस, केरला काडर के आईएएस ऑफिसर हैं, एंड इनका बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इनका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है इंडिया के इंडिया के सिक्योरिटी apparatus में। ही हैज़ ऑपरेटेड एज ए अंडर कवर फॉर क्वाइट ए लॉन्ग टाइम इन पाकिस्तान। इनकी काफ़ी कहानियाँ भी आपको शायद सुना होगा, तो मुझे बताना नाम बता के, व्हाट इज़ हिज नेम। ही इज़ द करंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। मैं इनका नाम नहीं बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट इसमें रिकमेंडेशन में और देखते हैं। तो कारगिल रिव्यू कमेटी 14 चैप्टर्स का रिपोर्ट था, एंड टाइटल, इसका जो टाइटल दिया था, सरप्राइज टू रेकनिंग। इट इंक्लूडेड 21 रिकमेंडेशन, और उसके जो मेजर टॉपिक्स थे, मेजर एरियाज थे, वो इंटेलिजेंस के ऊपर था, वो बॉर्डर मैनेजमेंट के ऊपर था, डिफेंस मैनेजमेंट के ऊपर था, एंड सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के ऊपर था। डिफेंस मैनेजमेंट का एक पार्ट है दैट आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक ऐसा कोऑर्डिनेशन के लिए जिसके कारण सीडीएस का रिक्वायरमेंट आया। सो देयर आर मल्टीपल रिकमेंडेशन ब्रॉडली अंडर दिस category, है ना। Now this report placed the blame for Kargil crisis on systemic failures. Now what is this systemic failures? इसमें जनरल यशमोर सर के बहुत सारे वीडियोस देखना, इसमें बहुत सारे खुलासे, मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स कमिंग आउट नाउ, है ना। तो इनफैक्ट हायर लीडरशिप का फेलियर भी है, लेकिन उस चीज़ को इस रिपोर्ट में अच्छे से नहीं दिखाया। एंड जिन लोगों ने इनिशियल रिपोर्ट किया उनके साथ क्या हुआ, तो आई रिक्वेस्ट टू वॉच जनरल यशमोर सर का वो वीडियोस, जिसमें इन चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में बताया। अगर आपके पास टाइम है तो, नहीं टाइम है तो जो मैं बता रहा हूँ वो एडिक्वेट है। सो एंड स्टेटेड दैट द कमिटीज गोल वाज नॉट टू आइडेंटिफाई हु वाज एट फॉल्ट। सो लुक एट दिस, बोलता कमिटी ने ये नहीं किया कि कारगिल वॉर में कौन गिल्टी है, तो ऐसे ही छोड़ दिया। आपने रिकमेंडेशन वगैरह देखे तो गिल्टी वाले जो है, एनीवे मैं उसके ऊपर कॉन्ट्रोवर्शियल है, मैं बात नहीं करूंगा, बट आई होप समझदार हो आप लोग, समझ गए हो। द रिपोर्ट वॉज वेल रिसीव्ड बाय द कंट्री सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट, बट व्हेन द कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट took office, they largely refused to implement the recommendation, which some say weaken the country's national security. Anyway, ये सब पॉलिटिकल चीज़ें हैं, बट ये था कि सीडीएस का रिक्वायरमेंट था, कारगिल रिव्यू कमेटी के ऊपर बहुत सारे चीज़ें रिकमेंडेशन था, बट उस रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करने में डिले हुआ था। एंड 2019 में सीडीएस एंड अदर थिंग्स, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, वो सब हुआ था। तो आपको इतना भी पता होगा, दैट्स फेयर इनफ। सो दिस वाज द कारगिल रिव्यू कमेटी, जिसके बेस में सीडीएस का हुआ था। सो सीडीएस एंड डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। सो अगला सवाल, हु इज़ द, ये सब सवाल आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। तो हु इज़ द चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ आज का, तो मुझे जरूर नाम लिख के बताना उनका। हु इज़ द चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, तो जनरल सो एंड सो, और उनका डेकोरेशन एवीएसएम पीवीएसएम जो भी, वो भी लिखना, है ना, कॉमा लगा के ऑल कैपिटल्स में, तो लिखना, उसके बाद आगे जाना। सो मैं बता भी देता हूँ। सो ही इज़ द करंट चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, नाम आप लिखो, लिख दिया तो मैं आगे बताता हूँ। सो ही इज़ जनरल अनिल चौहान, पीवीएसएम, यूवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, एसएम, बीएसएम, है ना। This is important. This is called decoration. This is called rank, and this is the appointment. Appointment is Chief of the Defense. कब से थे? 30 सितंबर 2022। इससे पहले कौन था जिनका डेथ हो गया था, बता सकते हो? बता सकते हो तो बताओ, मैं उनको फोटो लगा दिया। What is his name? And he was the first Chief of the Defense Staff. कौन थे? जनरल बिपिन रावत. He was also the Chief of the Army Staff before he became Chief of the Defense Staff. He was the first Chief of the Defense Staff who expired in a helicopter crash ऊटी की वेलिंगटन के पास, है ना। तो एक और सवाल, वो हेलीकॉप्टर कौन सा था, किस हेलीकॉप्टर में ट्रैवल कर रहे थे जो क्या बोलते हैं क्रैश हुआ था, वो भी बताना। ओके,
Now let's see what are the roles and functions of the CDS, है ना. This will be interesting because पूछते भी हैं इंटरव्यू में कि what is the role of the CDS, why it was formed, what are the recommendations of Kargil review committee, इसका purpose क्या था, and all those things. So let's see what is the role of the chief of the defense staff. The first is to head the Department of Military Affairs in Ministry of Defense and function as its secretary. तो ये अपॉइंटमेंट एक सेक्रेटरी लेवल का अपॉइंटमेंट है, मतलब आईएएस का जो सेक्रेटरी होता है उनके लेवल के बराबर का, ऑलमोस्ट मतलब सेम स्टेटस का वो है. एंड ही इज द चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, जो अगेन दिसंबर 2019 से बना था, ये हमने देखा है, राइट. सो ही इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. नेक्स्ट इज now the mandate for CDS of the mandate for the Department of Military Affairs के लिए क्या, the mandate of the Department of Military Affairs includes, है ना, Department of Military Affairs जिसका ये हेड करता है CDS, उसका mandate क्या है, facilitation of restructuring of the military commands. इसका मतलब क्या है, आपको पता है आर्मी के 7 कमांड इंक्लूडिंग ट्रेनिंग कमांड, एयरफोर्स के 7 प्लस नेवी के 3, है ना, हर एक का अपना ट्रेनिंग कमांड, हर एक का अपना so many regimental centers, infantry के regimental center, Madras का अलग, BG का अलग, signal का अलग, doing same thing. So there is so much of duplication of resources. तो आर्मी नेवी एयरफोर्स को तो है ही है, विद इन आर्मी, विद इन नेवी, विद इन एयरफोर्स में भी बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स ये वो. तो वन ऑफ द थिंग वाज टू रीस्ट्रक्चर द मिलिट्री कमांड्स फॉर ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. मतलब जो रिपीटेटिव रिसोर्स हो रहा है, सिग्नल का ट्रेनिंग सेंटर, मैड्रास रेजिमेंटल सेंटर, इन्फेंट्री, जाट, जितने हैं इंजीनियर्स का, सो मेनी रेजिमेंटल, सभी क्या कर रहे हैं, ड्रिल करा रहे, पीटी करा रहे. तो वाई सो मेनी, सो उन रिसोर्स आर्मी भी करा रहा है, नेवी भी करा रहा है ना. सो रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ मिलिट्री कमांड्स फॉर ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय ब्रिंगिंग अबाउट जॉइंटनेस इन ऑपरेशन. जॉइंटनेस इन ऑपरेशन मतलब, अभी इसको डिटेल में नहीं बताऊंगा, आर्मी नेवी एयरफोर्स के अंदर एक कोऑर्डिनेशन लाना, बजाय कि इंडिपेंडेंटली अपने अपने ऑपरेशन को प्लान कर रहा हूँ और एक दूसरे से कट के ऑपरेशन प्लान कर रहा हूँ. वी हैड ए प्रॉब्लम इन कारगिल, जिसके कारण कारगिल रिव्यू कमेटी में इस बात को हाईलाइट किया गया था. तो आई वांट टू नो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जॉइंटनेस इन ऑपरेशन. इसके ऊपर मुझे जरूर कमेंट लिख के बताना, किसके ऊपर, जॉइंटनेस इन ऑपरेशन, इंक्लूडिंग थ्रू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जॉइंट थिएटर कमांड. तो अभी तक क्या है, आर्मी के कमांड, एयरफोर्स के सेपरेट, नेवी के सेपरेट, और एक अंडमान एंड निकोबार ट्राई सर्विसेज है. तो यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जॉइंट और थिएटर कमांड. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ थिएटर कमांड, सो मुझे बताना, जिसको भी पता है थिएटर कमांड क्या है, आप उसे जरा चेक करो और उसको कमेंट बॉक्स में डालो. अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप गूगल करो, वहाँ से देख के उसके बाद वहाँ से भी आप उसको करो, एटलीस्ट करो तो सही. सो आई वांट टू नो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थिएटर कमांड, राइट. Next is to act as the principal military advisor to Honorable Raksha Mantri on all tri-services matters. Now, जो डिफेंस सेक्रेटरी है वो भी पॉलिसी के ऊपर और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बात कर रहा था. Now, defense, and he was again advising to the Raksha Mantri. Now here again he also, that is CDS also, act as the principal military advisor. वो military advisor है on matters of military to Honorable Raksha Mantri on all tri services. So ये भले ये आर्मी के हैं, बट ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के मिलिट्री एडवाइजर है तीनों सर्विस के, है ना. तो ये रोटेशनल अपॉइंटमेंट है. कोइंसिडेंटली फर्स्ट सीडीएस एंड सेकंड सीडीएस दोनों आर्मी से हैं, बट दिस विल बी रोटेशनल अपॉइंटमेंट. इसमें आगे कभी नेवी का भी आएगा, कभी एयरफोर्स का भी आएंगे, राइट. नेक्स्ट इज टू फंक्शन एज परमानेंट चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी. सो एक चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी करके जो कमिटी है उसके ये परमानेंट चेयरमैन है. चीफ मतलब तीनों सर्विस चीफ, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनके चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी के परमानेंट चेयरमैन है. सो इवन दो ही इज फ्रॉम द आर्मी, बट हिज लॉयल्टी इज नॉट लिमिटेड टू आर्मी, इट इज ट्राई सर्विसेज का काम करना है. सो टू कोऑर्डिनेट विद द सर्विस चीफ्स एंड क्रिएट ऑल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, होल लॉट ऑफ थिंग. उनके अपने प्रोक्योरमेंट में कोई कुछ बोलेगा, कोई, इन सबको सॉर्ट आउट करके वन मैन टू इंटरेक्ट विद द डिफेंस मिनिस्टर इंस्टेड ऑफ 3 सर्विस चीफ गोइंग एंड पुटिंग अक्रॉस द पॉइंट. सो ऑल दैट कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सर्विसेज, दैट कोऑर्डिनेशन विल बी डन बाय CDS, है ना. सो ही इज फंक्शन एज अ परमानेंट चेयरमैन टू द
chief of the staff committee. Next is to administer the tri-services organization, agencies and command. So administration, not operational administration, but other aspects of administration, तीनों सर्विस का ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसीज ऑफ द, ये भी CDS का काम है. नेक्स्ट इज to be a member of the Defense Acquisition Council chaired by the Honorable Raksha Mantri. So Honorable Raksha Mantri जो है वो चेयर करेंगे क्या, Defense Acquisition Council, मतलब नया प्रोक्योरमेंट, तो आर्मी को क्या चाहिए, नेवी को क्या चाहिए, एयरफोर्स का क्या चाहिए, किसको प्रायोरिटी देना है, किसको क्या करना है, all those things. Instead of 3 people going and discussing with the Raksha Mantri, the CDS will coordinate. So all the things जो है ना म्यूचुअल कंसल्टेशन, उनको एक कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना, उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग लाना, एलोकेशन करना, प्रायोरिटाइज करना, ये सारा काम डिफेंस मिनिस्टर के पास जाने से पहले कौन करेगा, CDS करेगा. सो दैट हिज जॉब इज वन पॉइंट कॉन्टैक्ट, राइट. To function as the military advisor to the nuclear command authority. So जो nuclear command authority है, so nuclear command, India has a nuclear command, बताना कहाँ पे है पता नहीं होगा आपको, बहुत ज़्यादा डिटेल्स के बारे में मिलना थोड़ा सा वो होगा. सो न्यूक्लियर कमांड का ही इज़ द मिलिट्री एडवाइज़र. सो मिलिट्री एडवाइज़र ऑन न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट. टू ब्रिंग अबाउट जॉइंटनेस इन ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्ट, ट्रेनिंग, सपोर्ट सर्विसेज, कम्युनिकेशन, repairs and maintenance, etc. for the 3 services. So he becomes the agency who coordinate all these functions to improve jointness about the 3 forces. Unfortunately, तीनों सर्विस के अपने अपने इश्यूज भी है, अपने अपने ईगो भी है, अपना अपना क्या बोलते हैं कंफर्ट जोन भी है, तो वो सब डिस्टर्ब हो रहा है. सो देर आर इश्यूज, देर आर इंटीग्रेशन इश्यूज. तो एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि व्हाट आर द चैलेंजेस इन ब्रिंगिंग जॉइंटनेस इन द Indian Armed Forces, that is Army, Navy, Air Force. तो there are a lot of issues. इसमें बहुत सारे वीडियोस भी अवेलेबल है रिटायर्ड सर्विस चीफ्स का कि क्या चैलेंजेस है. टू एंश्योर ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रैशनलाइज इट थ्रू जॉइंटनेस अमॉन्ग दी सर्विसेज. तीनों सर्विसेज को ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बजाय कि हर बंदा अपना अपना एक अखाड़ा पकड़ ले उसमें करे, उसकी जगह में हाउ टू ऑप्टिमाइज इन सच ए मैनर दैट आर्मी, नेवी, एयरफोर्स मेक्स द बेस्ट यूज ऑफ इट, ब्रिंगिंग मोर जॉइंटनेस, reducing expenses and wastage and duplication, right. To implement 5-year defense capital acquisition plan and 2-year roll-on annual acquisition plan as a follow-up to the integrated capability development. So this is defense modernization के लिए जो 5-year plan and 2-year roll-on plan, so all those things है ना, different procurement, modernization, Army, Navy, Air Force तीनों का coordination है ना. To assign inter-service prioritization of capital acquisition proposal based on the anticipated budget. So जो finance में defense का budget होता है उसमें जो modernization का है वो ट्राई सर्विस को कितनों को जाएगा उसको प्रायोरिटाइज करने का काम है ना, बजाय कि चीफ जाके तीनों सर्विस जाके मिनिस्टर से लड़े, उसके जगह इनके पास जाके निपटा के फिर चीफ CDS will say कि this is the priority, this is the allocation, right. To bring about reforms in the functioning of the 3 services with the aim to augment combat capabilities of the armed forces by reducing wasteful expenditure. तो ये combat capability. So these are the roles of CDS है ना, आप इसके notes बना सकते हो. Now let's see the organization of the Indian Armed Forces. मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा. तो सबसे पहले हमने देखा सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इनके नीचे हमने देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डिफेंस मिनिस्टर. डिफेंस मिनिस्टर इज सपोर्टेड बाय द डिफेंस सेक्रेटरी. सो दिस इज द डिफेंस सेक्रेटरी एंड द CDS. एंड द CDS सेक्रेटरी लेवल के हैं ये. सो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, शी इज द सुप्रीम कमांडर. एंड देन इनके नीचे, इस पूरे स्ट्रक्चर के नीचे है आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स. तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इनके हो गए रेस्पेक्टिव सर्विस चीफ, एंड ही इज नॉट अबाउट देम बट इज फर्स्ट amongst them. He is first amongst them का मतलब है for the purpose of administration, for the purpose of interaction with the government of India, he becomes the agency who does that. So he is not senior to them but he is first amongst them. ठीक है ना. एंड सेक्रेटरी लेवल का. सो यू कैन सी द स्ट्रक्चर वंस अगेन. सो इफ यू सी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस, इंडियन आर्म फोर्सेस का बोल रहा हूँ, तो
President of India, Supreme Commander, Defense Minister. He is assisted by the Defense Secretary and the Chief of the Defense Staff, and then 3 respective services, that is Army, Navy, Air Force. Now आपको जब पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन आर्मी, मान लो आप एसएसबी में जाते हो, तो अगर आप आर्मी में जाते हो तो आपको इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पूछेंगे, नेवी में जा रहे हो तो इसका, एयरफोर्स में जा रहे हो इसका। तो अगर आप आर्मी में जा रहे हो तो ये तो हो गया मस्ट नो स्टफ, और ये दोनों शुड नो। उसी तरह से अगर आप नेवी में जा रहे हो तो ये तो इसके आगे मैं अभी नहीं बनाऊंगा बिकॉज दिस वीडियो विल बिकम टू लेंथी, बट देन यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन आर्मी, मतलब इस स्लाइड के नीचे का ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यहाँ पे आर्मी हेडक्वार्टर से शुरू होगा, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, और लास्ट में सेक्शन में खत्म होगा। सिमिलरली फॉर नेवी, सिमिलरली फॉर द एयरफोर्स, है ना। 6 ऑपरेशनल कमांड, 1 ट्रेनिंग कमांड, इसके अंदर ऑपरेशनल कमांड, मेंटेनेंस कमांड नागपुर में, इसके अंदर 3 कमांड। ऑल दोज थिंग्स आपको थोड़ा बहुत पता होगा, नहीं भी पता होगा तो आप मुझे कमेंट लिख के बताना, सो दैट आई कैन मेक इट। सो वी विल डू इट प्रोवाइडेड योर कमेंट्स आर रिसीव्ड। सो विल डू इट one video for the organization structure of the Indian Army and whole lot of things, that is उनका मोटो क्या है, उनका प्राइमरी टास्क क्या है, सेकेंडरी टास्क क्या है, उनका चीफ कौन है ना, हाउ मेनी चीफ्स, है ना, ऑल दोस whole lot of things, and लास्ट में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मेजर वेपन सिस्टम, all those things we'll do. And next we have to do is for the organization structure of the Indian Navy, same चीज, that will be the second video I'll make separate, so that आपको एक डायरेक्शन मिल जाए कि करना क्या है। अभी तो आपको पता ही चल रहा करना क्या है। सेम थिंग विल डू इट फॉर द इंडियन एयरफोर्स, दैट इज प्रोवाइडेड यू गिव मी योर कमेंट्स की इसको चाहिए, इसको बनाएंगे, एंड आई एम श्योर यू कैन, आपको पता भी होगा, बट इफ़ यू वांट आई कैन डू इट एंड आई कैन एक्सप्लेन इट, सो दैट आपको रिटेन करने में आसान हो जाएगा और बोलने में भी आसान हो जाएगा। तो मुझे ज़रूर कमेंट लिख के बताना कि इस वीडियो से आपको एक थोड़ा सा एक नज मिला होगा कि कहाँ पे करना है, कैसे करना है। तो डू पोस्ट योर कमेंट और मुझे बताना कि क्या उन टॉपिक्स के ऊपर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का सेपरेटली एक वीडियो बनाना, उससे आपको एक पुश मिल जाएगा। एंड देन बिफोर यू कम टू द AFOSOP क्लासेस, जो कि 7th of October से शुरू हो रहा है, you come little prepared, है ना। I can provide you the notes also, so all those things I'll tell you in the subsequent slide। तो मुझे ज़रूर बताना इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। अगर फ़ायदा हुआ do share it, है ना। NDA, CDS, सिविलियन एंट्रीज बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा, एंड आप बिना तैयारी के ऐसे ही जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। So I'll request you to kindly watch it. It will require you to push yourself outside your comfort zone. These are things that you can prepare before you come to the AFOSOP क्लासेस, राइट। अगर आपने AFOSOP का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब इट, विल गिव यू ट्रेमेंडस क्लैरिटी, एंड डू सब्सक्राइब इट, शेयर विद द फ्रेंड्स, डू पोस्ट योर कमेंट्स एंड प्रेस द बेल आइकन, सो दैट आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आई विल बी मेकिंग मोर फ्रीक्वेंटली वीडियोस ऑफ विद दिस काइंड ऑफ क्लैरिटी। एंड मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि there are a couple of videos that I'll suggest to watch before you're preparing for the SSB interview। खासकर जो freshers है, जिनको SSB के बारे में कुछ भी नहीं पता, है ना, अंधेरे में तीर नहीं मारना, एक सही दिशा में करना, and including जो जो previously non-recommended candidate है या repeater candidate है, for them also it will be useful। So these are the videos। इसका लिंक PDF के अंदर दिया हुआ है, और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो दिस इज ऑलरेडी शेयर्ड इन दी AFOSOP का टेलीग्राम चैनल पे, उसको आप लेफ्टिनेंट कर्नल गणेश बाबू करके सर्च कर सकते हो, दिस इज द आइकॉन देयर, एंड आप इस नंबर को भी डाल के आप उसको सर्च कर सकते हो। इसके अलावा मस्ट नो स्टफ का देयर आर अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड बिफोर यू गो फॉर दी SSB, वो भी मैं इस टेलीग्राम चैनल में आज शेयर कर दूंगा, सो यू कैन डाउनलोड इट एंड यू कैन start preparing it, especially people who are coming for the AFOSOP. I'll request you to bring your notes, and anyway we'll be doing it there, but it takes a lot of time, so मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको पहले से करके आओगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो डू कलेक्ट इट। एंड इसके अलावा एक बार और बता देता हूँ कि जो AFOSOP का नेक्स्ट कॉम्पोजिट बैच है 2 वीक्स का ऑफलाइन, वो 7th अक्टूबर से 19th अक्टूबर तक शुरू हो रहा है, एंड इसका जो रिपोर्टिंग है वो 6th अक्टूबर को, जो कि एक संडे है, और आप 19th को आफ्टरनून या 20th को अर्ली मॉर्निंग आप घर वापस डिपार्चर हो जाएगा आपका। दिस विल बी रेजिडेंशियल बैच, सेपरेट
hostel for boys and girls are available. 500% clarity and individual attention. That's the USP of AFOSOP. 500% clarity. अगर आपको किसी NDA, CDS, ACC, सर्विस एंट्री, TGC का नंबर चाहिए तो आप मुझे बताना. I'll share you a couple of numbers, boys and girls, and speak to them and find out how this entire AFOSOP का approach to training has brought clarity in them. Clarity is important. Clarity only will give you direction. Without clarity आप परेशान हो जाओगे बिना direction के. So this classes will be conducted at AFOSOP Sahasda camp. This is the building where you will come and do it. This is at Nagpur. आप इसको Google Map में Sahasda camp type करोगे तो आपको मिल जाएगा. Fully residential batch. This is the number on which you have to message me. 9090099035. You can WhatsApp me, and as told you earlier, first 25 candidates go. Flat ₹2,500 का डिस्काउंट है. प्लीज़ अवेल इट. इसमें ऑलरेडी काफ़ी सारे निकल गए हैं. स्टिल देर आर few of the seats are left. So do register for yourself and do share it with the friends so that others also benefit. जरूर कमेंट लिख के मुझे बताना कि इस वीडियो ने आपको कैसे मदद किया. Thank you and may God bless you. Thank you very much.